नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम इंटरनेट के फ्रीडम पे बात करने वाले हैं। हम आज फ्रीडम ऑन द नेट की रिपोर्ट पे डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे हमें ये मालूम चलेगा कि किन किन मुल्कों में कितनी फ्रीडम है इंटरनेट को लेके, एंड उन कंट्रीज से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत अद्भुत सेशन होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि हम एग्जैक्टली किस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। फ्रीडम ऑन द नेट, ये रिपोर्ट बेसिकली फ्रीडम हाउस के द्वारा रिलीज किया गया है। ये रिपोर्ट नवंबर 2019 में रिलीज की गई थी एंड इसका टाइटल द क्राइसिस ऑफ सोशल मीडिया था। तो बेसिकली ये टाइटल इसीलिए रखा गया था क्योंकि बहुत सारे मुल्क आज के तारीख में इंटरनेट की फ्रीडम का बहुत हद तक हनन कर रहे हैं। अब ये रिपोर्ट स्पेसिफिकली इंटरनेट फ्रीडम की ही बात कर रहा है कि कितना इंटरनेट कोई भी कंट्री में फ्री है, उसका करंट स्टेटस क्या है, यानी विदाउट इन्वेडिंग द प्रिवेसी, क्या लोगों को अपनी आवाज उठाने दी जा सकती है, और अगर आवाज उठाई दिया जा सकता है तो उसके कुछ रेperकशंस होते भी है या नहीं। एंड ये अंडरस्टैंडिंग फ्रीडम हाउस अपने रिसर्च के थ्रू समझाता है, जिसमें 65 कंट्रीज को अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली अपनी रिसर्च में करके इंटरनेट फ्रीडम के बारे में अपना एनालिसिस दिया है। So this analysis essentially tracks declines and improvement in the internet freedom. अब कोई भी रिसर्च कंडक्ट करने के लिए उस रिसर्च की रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि वो अपने रिसर्च पर्पस से सही तरीके से अलाइन कर पाए। फ्रीडम हाउस की मेथोडोलॉजी की बात करें तो इन्होंने 21 ऐसे क्वेश्चंस डिजाइन किए थे जिसमें बेसिक ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कवर हो जाए, उन सवालों में इंटरनेट एक्सेस रिलेटेड इश्यूज एंड इंटरनेट से जुड़ी हुई प्रिवेसी रिलेटेड इश्यूज भी कवर हो जाए। समझे? इस 2019 के रिपोर्ट के लिए टोटल 70 एनालिस्ट की मदद ली गई थी एंड ये रिपोर्ट अलग अलग कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती है, ताकि एक अच्छी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन बनी रहे। अच्छा, ये रिपोर्ट बाय द वे 9th एडिशन है। इसके पहले 8 रिपोर्ट्स इंटरनेट की फ्रीडम के ऊपर फ्रीडम हाउस के द्वारा रिलीज की जा चुकी है एंड ऐसे रिपोर्ट्स एक स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये रिपोर्ट जून 2018 से मई 2019 तक की चीजें कैप्चर करती है। तो इसमें आज सितंबर में क्या हो रहा है या अप्रैल 2020 में क्या हुआ था, वो चीजें कैप्चर नहीं किया है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेट फ्रीडम। तो आप ये चीज ध्यान रखिए, समझे? तो 2019 की रिपोर्ट का एनालिसिस कुछ इस तरह से निकल के आता है। सभी कंट्रीज को 4 जोन्स में बांट दिया है, द मोस्ट फ्री टू लीस्ट फ्री इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट एंड डिजिटल मीडिया फ्रीडम। ग्रीन जोन मतलब इंटरनेट फ्रीडम बहुत अच्छी है, बहुत फ्री है। यहाँ पे यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अर्जेंटीना, ये साउथ अफ्रीका एंड यहाँ कुछ यूरोपियन कंट्रीज निकल के आते हैं। इन सभी कंट्रीज में इंटरनेट की फ्रीडम बहुत अच्छी है। और कोई कंट्रीज आपके नजर में पड़ रही है क्या, अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई मेंशन्ड जस्ट नाउ? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। सेकंड कैटेगरी आता है पार्टली फ्री का। अब इसमें बेसिकली पॉलिटिकल राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज उस मुल्क में एसेस किए जाते हैं। अगर वो कंट्री इस कैटेगरी में आती है तो यानी वहां पे पॉलिटिकल राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज का कुछ हद तक हनन किया जा रहा है। एज इलेक्शंस इन सच कंट्रीज रिमेन समवॉट कॉम्पिटिटिव, यानी पॉलिटिक्स में सत्ता हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। And eventually, these entities find it important to intensify censorship and manipulation in order to remain in power. तो जो उस कंट्री की सरकार होगी उसे एक डर सा रहेगा कि मेरी सरकार गिर ना जाए। कुछ भी नेगेटिव सरकार के खिलाफ अगर आग जैसे फैलने लगा या कोई भी नेगेटिव चीज सरकार के खिलाफ वायरल हुई तो उनकी पोस्ट खतरे में आ सकती है। People might just come on streets and protest, right? Belarus is the classic example of people protesting on streets with an intention to overthrow the government. अब किस किस को पता है बेलारूस के प्रोटेस्ट के बारे में? वहां के लीडर का नाम कोई जानता है? कोई मुझे बता सकता है? मैंने पिछले लेक्चर्स में भी कवर किया हुआ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो हम बात कर रहे थे पार्टली फ्री के कैटेगरी के बारे में। तो इस कैटेगरी में इंडिया आता है, ब्राजील है, मेक्सिको है, यहाँ पे कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, यूक्रेन यहाँ पे है। तो ये सब मुल्क पार्टली फ्री कैटेगरी में आते हैं। आपको इनके अलावा और कंट्रीज अगर नजर आ रहे हो जो कि सेकंड कैटेगरी में आते हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ।
अच्छा, students and professionals, all of you, I want to appeal you guys that you should participate in the comment section ताकि दूसरे students and viewers को help होए एंड खुद की भी एक अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपमेंट हो सके। तो जो भी मैं सवाल पूछता हूँ उसे कमेंट सेक्शन में रिप्रोड्यूस करिए, रीइटरेट करिए, उसे लिखिए एंड उसका जवाब भी दीजिए। लेट्स मेक आवर कमेंट थ्रेड वैल्यूएबल। ठीक है, तो आपके पूरे एंथुजियाज्म के साथ अभी कमेंट सेक्शन भर दो क्योंकि आपका पार्टिसिपेशन बहुत वैल्यूएबल है। एनीवे, सो थर्ड कैटेगरी पे आते हैं जो कि है नॉट फ्री कैटेगरी, यानी यहाँ पे इंटरनेट एंड डिजिटल मीडिया फ्रीडम ना के बराबर ही है। इसमें आते हैं रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, बहरीन, सऊदी, यूएई या के कुछ अफ्रीकन कंट्रीज एंड वेनेजुला। अब गवर्नमेंट का सर्विलियंस अपने सिटीजन्स के प्रति बहुत बढ़ चुका है ताकि मैं और आप जैसे कॉमन पीपल का डेटा कलेक्ट करके वो थर्ड पार्टी को बेच दे एंड उस थर्ड पार्टी उसके बिजनेस में एक्सेल करे। एंड ये हमारी मंजूरी या नामंजूरी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब अगर हम यूएस की ही बात करें तो इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट अथॉरिटी, यानी जिसे आईसी कहते हैं, उन्होंने ये डेटा एनालिटिक्स कंपनी पैलेंटीर के साथ $42.3 मिलियन की पार्टनरशिप की, जो कि 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें कि सर्च एंड एनालिटिक्स सिस्टम्स के मदद से ये लोगों का डेटा एनालाइज करेगा एंड उसे यूज करेगा अपनी अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स में। एंड ऐसे बहुत एग्जांपल्स है सिर्फ अमेरिका में, जैसे ये पैलेंटीर अकेला कैलिफोर्निया स्टेट में करीब 300 पुलिस डिपार्टमेंट्स में यूज किया जाता है। एंड मेनी ऑफ दीज प्रोग्राम्स आर एक्चुअली फैसिलिटेटेड थ्रू डीएचएस एंड इट्स रीजनल इंटेलिजेंस सेंटर्स। अच्छा, डीएचएस का कोई मुझे फुल फॉर्म बता सकता है कमेंट सेक्शन में? अगर हम लेवल ऑफ डिजिटल इंटरफियरेंस की बात करें कि उसमें इलेक्शंस में कितना है, तो सिचुएशन कुछ इस तरह से निकल के आती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये रेड जोन्स में विद इंटरफियरेंस का रिप्रेजेंटेशन दिया है, ब्लू में विदाउट पॉलिटिकल इंटरफियरेंस का दिया है। अगर हम इंडिया की ही बात करें तो 2019 के अप्रैल इलेक्शंस में बीजेपी एंड नेशनल कांग्रेस, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने करीब 2 मिलियन लोगों को डिप्लॉय किया था। 2 मिलियन मतलब 20 लाख लोगों को। अब इसमें से 12 लाख तो बीजेपी के साइड से ही थे एंड बाकी के 8 लाख कांग्रेस के थे। तो इन डाई हार्ड सपोर्टर्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम डिसइंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना था, यानी फॉल्स एंड मिसलीडिंग चीजें फेसबुक एंड व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पे फैलाना था। नामो जैसे ऐप्स पर भी बहुत बड़े स्तर पर बीजेपी ने अपना डिसइंफॉर्मेशन का प्रोपेगेंडा चलाया था। ये नामो पूरी तरीके से बीजेपी ही ऑपरेट करती है एंड इस ऐप का मेन मोटिव यूजर्स का डेटा लेना था एंड इवेंचुअली दे वर सक्सेसफुल इन ग्रैबिंग दोस पर्सनल डेटा। एंड इस डेटा को उन्होंने बिहेवियरल एनालिटिक्स जैसी कंपनीज को बेच दिया जो यूएस हेडक्वार्टर्ड थी। अब इस ऐप को ऐसे मार्केट किया गया कि ये ऐप पे ऑफिशियल इंडिया की गवर्नमेंट के न्यूज इसी पे ही आएंगे। तो गवर्नमेंट और एक पॉलिटिकल पार्टी में तो फर्क होता है ना, भले ही वो पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्टिंग पावर में क्यों ना हो। अब कुछ कुछ कंट्रीज में तो सीधा सीधा इंटरनेट ब्लॉक ही कर दिया है, जैसे कंबोडिया में जुलाई 2018 इलेक्शंस में कंबोडिया के इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने इलेक्शन के 24 घंटे पहले ही अनाउंस किया कि इंटरनेट प्रोवाइडर्स उनकी सर्विस ब्लॉक कर देंगे, स्पेशली उन इंडिपेंडेंट न्यूज आउटलेट्स की जो एक्चुअली लोगों को क्रूशियल इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा था। अब इन न्यूज चैनल्स का एक ही इंटेंशन था कि लोग एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए एंड वो अपना वोट सही कैंडिडेट को दे। लेकिन वहां के अथॉरिटेरियन लीडर हुन सेन ने ऐसे होने नहीं दिया। इवेंचुअली कंबोडिया पीपल्स पार्टी की ही जीत हुई। ऐसे ही कुछ इजिप्ट में हुआ एंड बाकी के कंट्रीज जैसे ब्राजील, यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन का चक्कर हुआ, जैसे फेसबुक या व्हाट्सएप पे मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैलाना, या फॉर दैट मैटर यूएस। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स निकल के आएंगे कि कंट्रीज वर इन्वॉल्व्ड इन दीज एक्ट्स सो दैट दे वर एबल टू मैनिपुलेट द पीपल। तो आज के सेशन में हम वो सारे कंट्रीज के बारे में तो बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये सेशन बहुत लंबा खिंच जाएगा। But I would highly advise you to go to the website of Freedom House and download this report. Read each and every instance for all of the countries and then you will get to know the gravity of the situation. तो इन सबसे मेजरली कौन कौन अफेक्ट होता है? जैसे कि आप इस इन्फोग्राफिक में देख सकते हो, 93% of the internet users are affected by the election interference. So essentially they are exposed to informational, technical or legal interference by domestic actors, right? एंड वो लोग फिर एक तरीके से मैनिपुलेट हो जाते हैं। एंड अगर हम कैटेगरिकली बाइफोकेशन देखें
तो यहाँ पे टोटल इंटरनेट यूजर्स विच आर लाइकली टू एक्सपीरियंस इलेक्शन इंटरफियरेंस, इसमें से सबसे ज्यादा पार्टली फ्री वाली कैटेगरी के लोग आते हैं, विच आर मोर ससेप्टेबल टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्शन इंटरफियरेंस। ये करीब 1 बिलियन लोग हैं एंड टोटल 64% का शेयर है। नॉट फ्री स्टेटस वाले करीब 200 मिलियन लोग हैं एंड फ्री स्टेटस करीब 394 मिलियन लोग हैं। समझे? अब पॉलिटिकल पार्टीज या गवर्नमेंट्स कैसे इंटरनेट फ्रीडम का हनन करती है, उनके पास ये 3 हथियार होते हैं। इंफॉर्मेशनल टैक्टिक्स, इसमें बेसिकली एक सेट ऑफ पीपल या एडमिन लगा दिए जाते हैं, या फॉर दैट मैटर बॉट्स भी लगा दिए जाते हैं, जो 24 घंटा मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैलाते रहते हैं ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंचे ही नहीं, लोगों के नजर में सच्चाई आए नहीं, एंड इवेंचुअली लोग फिर इन्फ्लुएंस हो ही जाते हैं एंड ये इंफॉर्मेशनल टैक्टिक्स काम कर जाता है इन केस ऑफ डिजिटल इलेक्शन इंटरफियरेंस। टेक्निकल टैक्टिक्स की बात करें तो इसमें ब्लॉकिंग आता है, रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी आता है, या साइबर अटैक्स आता है। अब ऑस्ट्रेलिया के जब फेडरल इलेक्शंस हुए थे लास्ट ईयर फरवरी 2019, जस्ट 3 महीने पहले, सिक्योरिटी एजेंसीज रिपोर्टेड अ साइबर अटैक against the computer networks of parliament, including the 3 main political parties. And this was attributed to China's Ministry of State Security. तो ऐसे भी एग्जाम्पल्स निकल के आए हैं। If we talk about Ukraine, Ukraine's Central Election Commission faced a wave of cyber attacks. And ये सारे cyber attacks का blame रशिया पे जा रहा है। और ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के पहले की बात है, अप्रैल और मई के बीच में, 2019 के अप्रैल और मई के बीच में। अगर हम लीगल टैक्टिक्स की बात करें तो जो इंसान ऑनलाइन कुछ भी सरकार के खिलाफ लिख दे, रिगार्डलेस वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी हो या फॉर दैट मैटर प्योर क्रिटिसिज्म हो, उसमें गवर्नमेंट सीधे सीधे उसे अरेस्ट कर देती है एंड जेल में डाल देती है। चाइना ने चिंग ली के साथ क्या ही किया आज के तारीख में, एंड इवन नोज हु इज द जर्नलिस्ट चिंग ली, एंड उनके साथ चाइना ने एग्जैक्टली क्या किया, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताया तो अच्छा होगा। तो ये सभी तीनों टैक्टिक्स बहुत से मुल्क यूज कर रहे हैं एंड वो लोग इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए इंटरनेट फ्रीडम का हनन करते हैं। अब यहाँ पार्टली फ्री की कैटेगरी में बांग्लादेश एंड इंडिया का नंबर सबसे ज्यादा निकल के आता है। यानी इन कंट्रीज में ये तीनों टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं ताकि लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए। फ्री एंड नॉट फ्री में भी ये टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं, लोगों के पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। फ्री में मोस्टली लीगल टैक्टिक्स का यूज किया जाता है एंड नॉट सो फ्री कंट्रीज में तीनों टैक्टिक्स का मिक्स यूज किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे इस ग्राफ में देख सकते हो। अब जो सोशल मीडिया पे सर्विलियंस होता है वो हमारे बेसिक राइट्स का हनन करता है। वो कैसे? वो ऐसे, इट बेसिकली वायलेट्स अ प्रिवेसी। जब कोई तुम्हारा पर्सनल डेटा ले जा रहा है तुम्हारे से पूछे बिना एंड उसे कहीं और बेच देता है, तो ये प्रिवेसी इंट्रूजन नहीं हुआ? एंड फिर तो ऐसे बहुत आसान हो जाएगा सरकारों के लिए ट्रैक करना कि उस व्यक्ति के बिलीफ्स क्या है, स्पिरिचुअल बिलीफ्स बोल लो या पॉलिटिकल बिलीफ्स बोल लो, पर्सनल रिलेशनशिप्स या सेक्सुअल प्रेफरेंसेस फॉर दैट मैटर। तो इसके चलते फिर गवर्नमेंट उसे ट्रैक करके सख्त से सख्त सजा दे सकती है। से फॉर एग्जांपल एलजीबीटी कम्युनिटी का, कुछ कंट्रीज में गेज एंड लेस्बियंस तो अभी भी लीगल ही है। तो इस तरीके से ऐसे इश्यूज सॉल्व होने ना शुरू हो जाए। बात समझ रहे हो? एंड ऑफ कोर्स डिस्क्रिमिनेशन का थ्रेट तो होता ही है, इस पे लार्ज स्केल कम्युनिटीज को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होता है। इट ऑल्सो थ्रेटन्स माइग्रेंट्स राइट्स। वो खुलकर अपने व्यूज एक्सप्रेस कैसे करेंगे जब पहले से ही वो डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, एंड इफ दे आर ट्राइंग टू एसिमुलेट इन द सोसाइटी। सो इसके चलते पीपल वुड रिफ्रेन फ्रॉम एक्सप्रेसिंग एंड स्पीकिंग ऑन पॉलिटिकल टॉपिक्स। Individuals become less likely to join organizations if authorities or the government have the power to monitor their activities. And अगर सर्विलियंस हो ही रहा है तो सभी फिर सस्पेक्ट ही बन जाएंगे। एक गलत नजरिए से सभी को देखा जाएगा कि he might be doing wrong और she might be doing wrong, है ना? अब मैंने ये ग्राफ्स आपके रेफरेंसेस के लिए लगा दिया है, आप इस वीडियो को पॉज करिए एंड हर एक कॉन्टिनेंट का, हर एक रीजन का, एक एक कंट्री का आप फ्रीडम ऑन नेट का स्टेटस अच्छे से समझ लीजिए। अब कुछ रिकमेंडेशंस पे बात कर ली जाए जो ये रिपोर्ट हमें बताती है। पहला आता है सिक्योरिंग इलेक्शंस को लेके, यानी इलेक्शंस में अथॉरिटीज की इंटरफियरेंस कितनी कम होनी चाहिए वो ये बताती है। पॉलिसी मेकर्स के लिए साफ साफ बताया गया है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओ, साइबर अटैक से प्रोटेक्शन होनी चाहिए, बॉट्स के प्रेजेंस को एड्रेस करना चाहिए, एंड ये सारी अनएथिकल चीजें स्टॉप की जाए।
प्राइवेट सेक्टर के लिए मशवरा ये दिया जा रहा है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाई जाए ताकि एक क्विक रिस्पॉन्स ये लोग दे। पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स ट्रांसपेरेंट बनने चाहिए एंड ये स्ट्रिक्ट कंटेंट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे। एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग की भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है इफ वी टॉक अबाउट शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। सिविल सोसाइटी के लिए अर्ली वार्निंग एनालिसिस कंडक्ट करने का रिकमेंडेशन आ रहा है। इलेक्शन इंटरफियरेंस टैक्टिक्स की अगर कहीं झलक भी दिखे तो उससे सही तरीके से पब्लिक डोमेन में लाया जाए, जनता को सही तरीके से एजुकेट किया जाए, अवेयरनेस फैलाए कि क्या पॉलिटिकल डिसइंफॉर्मेशन है एंड क्या नहीं है, कौन सी मिसलीडिंग है, कौन सी सच है। ये सब चीजें सिविल सोसाइटी को ध्यान रखनी चाहिए। अगर सोशल मीडिया सर्विलेंस को प्रिवेंट करना है तो स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन लाए प्राइवेसी को लेके। प्राइवेट सेक्टर अपनी सर्विलेंस सोशल मीडिया पे लिमिट कर दे, यानी कम कर दे, यूजर्स की इंफॉर्मेशन मिसयूज ना करें, टेक्नोलॉजीज एंड इंजीनियर्स को ह्यूमन राइट्स के टॉपिक्स पे ट्रेन करें एंड जो प्रोडक्ट्स एंड सॉफ्टवेयर्स ये टेकीज बनाते हैं वो चीज पे ये इम्प्लीकेशन भी बताए। एंड ऑफ कोर्स फाइनली अगर इंटरनेट की फ्रीडम प्रोटेक्ट करनी है तो पॉलिसी मेकर्स को लॉज एंड प्रैक्टिसेस को फॉलो करने पड़ेंगे एंड उसे इंटरनेशनल लॉ स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग रेगुलेट एंड सुपरवाइज करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स के गाइडलाइंस जो यूएन के द्वारा रचे गए वो उसे फॉलो करने पड़ेंगे। एंड सिविल सोसाइटी इज एक्सपेक्टेड टू रेज अवेयरनेस अबाउट गवर्नमेंट सेंसरशिप एंड सर्विलियंस कोड्स। ठीक है, तो ये सारे रिकमेंडेशंस थे जो कि ये रिपोर्ट हमें बताता है। अब आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप आपको ये फ्रीडम ऑन नेट की रिपोर्ट का ब्रीफ समझ गया होगा। आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, कलीग्स, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। We now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make use of these. उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।